तीन बातें पूछी गई हैं। परिपथ में प्रवाहित टोटल धारा I1 पूछा है और I2 पूछा है। तीन चीजें पूछी हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये देखने में लग रहा है कि हो सकता है कि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु हो, तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था है अथवा नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगर संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था है तो चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिएगा, पहले चेक करते हैं ये भुजा और ये भुजा की देखिए संलग्न है, इसका 15 है और ये है 3। इनको अगर हम काटें तो ये 5:1, यानी कि इस भुजा का और इस भुजा के प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो 5:1 है। अब शेष भुजाओं का देख लेते हैं। ये है 30 और ये है 6, 6×30, ये भी कितना हो गया 5:1। तो सीधा से मतलब ये है कि चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है। तो ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था है। और अगर ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था है तो विकर्ण पीढ़ी के मध्य लगा 10 ओम का जो प्रतिरोध है ये प्रभावहीन होगा। जब ये प्रभावहीन है तो 15 ओम, 3 ओम ये श्रेणी क्रम में, फिर ये श्रेणी क्रम में, फिर हम इसको निकाल लेंगे टोटल प्रतिरोध। और ये है 6 वोल्ट की बैटरी, इससे टोटल प्रवाहित धारा निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें किरचॉफ का प्रथम नियम भी लगेगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम भी लगेगा, तब जाके ये सवाल सॉल्व होगा। तो देखिए यहां से शुरू करते हैं, थोड़ा सा लंबा चल सकता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रदर्शित परिपथ संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था है। अतः पीडी के मध्य लगा 10 ओम का प्रतिरोध प्रभावहीन होगा। ये बात पहले लिखनी पड़ती है। अब आप देखिए, ये 10 ओम का प्रतिरोध मान के चलिए है ही नहीं। अब ये 15 ओम और ये 3 ओम श्रेणी क्रम में है। देखिए 15 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। तो R1 बराबर हो जाएगा 15 ओम प्लस 3 ओम, ये हो गया 18 ओम, यानी कि R1 बराबर 18 ओम। ये चलिए एक चीज निकल के आ गई। लाइन खींच देते हैं। एक और खींच लेते हैं, इधर भी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये 30 ओम और ये 6 ओम, 30 ओम व 6 ओम ही श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R2 बराबर हो जाएगा 30 ओम प्लस 6 ओम, यानी कि R2 बराबर हो गया आपका 36 ओम। ये रहा आपका R2। अब आप देखिए
ये ऊपर R1 बराबर 18 ओम और ये 36 ओम, ये हो गए समांतर क्रम में। तो R1 बराबर 18 ओम व R2 बराबर 36 ओम समांतर क्रम में है, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू ये 1/18 धन 1/36, ये 36 एलसीएम हो जाएगा, 18 दूनी 36, 36 एकन 36, तो 1/R इक्वल टू 3/36, ये हो जाएगा 1/12। तो R बराबर हो गया 12 ओम। ये रहा आपका परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब देखिए, जब हमने परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लिया है और हमारे पास सेल का कुल वोल्टेज भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई इसकी बात है नहीं, तो अब हम परिपथ में कुल प्रवाहित धारा निकाल लेंगे। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर V/R से ओम का नियम दे दिया। तो I बराबर V है आपका 6, R 12, तो ये हुआ 1/2, तो भाग देंगे तो I बराबर 0.5 एम्पियर। ये देखिए हमारे पास अब एक चीज ये निकाल ली हमने, I बराबर ये निकल गया है हमारा 0.5 एम्पियर। डियर स्टूडेंट्स, अब हमको निकालना है I1 और I2, I1 और I2। इसमें थोड़ा सा हम सरल बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिंदु ए पर किरचॉफ का वैद्युत परपथ संबंधी प्रथम नियम लगा सकते हैं। जो वैद्युत परपथ संबंधी प्रथम नियम है, उस नियम के अनुसार वैद्युत परपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि की ओर आ रही धारा कितनी I, और यहाँ से दो भाग में डिवाइड होकर जा रही I1 प्लस I2, तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। यहाँ पे लिखते हैं बिंदु ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, I बराबर हो गया I1 प्लस I2, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I बराबर कितना निकला 0.5। अब इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, अब हमको निकालना है I1 और I2। इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम टर्मिनल A और टर्मिनल C के बीच में वोल्टेज निकालें, और वो वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो सिंपल तरीका है कि हम चतुर्भुज A B C D A इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देते हैं। बंद पास A B C D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम वही
वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंधपाश के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परिपथ में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E, सिग्मा I इंटू R इक्वल टू सिग्मा E, ये यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम यहां से चलेंगे A से B, B से C, C से D और D से A पर। इसमें चिन्ह पर काटी होती है। जब तक हम धारा की दिशा में चलेंगे तब चिन्ह धनात्मक लिया जाएगा और धारा के विपरीत चलेंगे तो चिन्ह को ऋणात्मक लिया जाता है। इसी तरीके से किरचॉफ के द्वितीय नियम का इस्तेमाल करते समय अगर बीच में सेल आ जाता है, सेल से अगर हम गुजरते हैं तो ऋण प्लेट से अगर हम धन प्लेट की ओर जाते हैं तो चिन्ह धनात्मक लिया जाएगा, अगर हम धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाते हैं तो चिन्ह को ऋणात्मक लिया जाएगा। तो देखिए यहां से चले, प्रतिरोध है 15 ओम और धारा है I1। तो हम लिख लेंगे धारा की दिशा में जा रहे हैं तो 15 I1। अब B से C पे आएंगे प्लस 3 I1, ठीक है। अब हम C से D पे आ रहे हैं, रेजिस्टेंस H है, धारा है I2, लेकिन धारा उधर जा रही, हम आ रहे थे इधर, तो चिन्ह हो जाएगा -6 I2। अब B से वापस A पे तो -30 I2 बराबर। अब देखेंगे सिग्मा E, A से लेके B, B से C, C से D, D से A, इसमें कोई सेल नहीं है। तो सेल नहीं है तो विद्युत वाहक बल नहीं, तो ये हो गया आपका 0। अब देखिए 15 3 18 I1 माइनस 36 I2 इक्वल टू 0, या 18 I1 बराबर 36 I2, 18 दूनी 36, तो I1 बराबर हो गया 2 I2। अब देखिए ये I1 की वैल्यू जो है हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए ये 2 I2 प्लस I2 इक्वल टू 0.5, ध्यान से देखिए ये हो गया 3 I2 इक्वल टू 0.5, तो I2 बराबर हो जाएगा 0.5/3, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/30, या 5 × 5, 5 से 30, 1/6, यानी कि I2 बराबर हो गया 1/6। अब देखिए I2 का मान हम कहीं पर भी रख लेंगे तो निकल के आ जाएगा I1 का मान। यहाँ पर जगह हमको थोड़ी सी सुरक्षित दिखाई दे रही है, तो I1 का मान नहीं, I2 का मान निकला है, इसको हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए I1 प्लस I2 कितना 1/6 इक्वल टू 0.5, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो I1 बराबर हो जाएगा 0.5 माइनस 1/6, तो I1 बराबर 6/30, यानी कि 3.0 माइनस 1/6, या I1 बराबर 3 में से 1 गया 2/6, 2 × 2, 2 3 6, यानी कि 1/3, तो I1 बराबर हो गया 1/3। तो इस तरीके से I बराबर जो निकला था वो था 0.5 एम्पियर, I1 निकला है 1/3 एम्पियर, और I2 निकला है 1/6 एम्पियर। यही पूछा था, तीनों की वैल्यू पूछी थी।
लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेते हैं। आई हमारा 0.5 निकला था, तो I1 और I2 को अगर हम जोड़ते हैं तो 0.5 ही आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, तो I1 प्लस I2 करके देख लेते हैं। I1 आया 1/3 धन 1/6, 3 दूनी 6, ये 3/6, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। इसका मतलब हम बिल्कुल सही है, उत्तर हमारा सही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।